Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग सोर्स ऑफ EM वेव करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट करा था, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ करा था, फिर मैक्सवेल ने उसका करेक्टेड फॉर्म क्या दिया वो करा था, और वहीं से फिर आगे हमने बताया था कि मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी थियरी दी। तो हमको ये समझना है कि EM वेव का सोर्स क्या है। कुछ एक पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे, सोर्स ऑफ EM वेव केवल यही है, लेकिन इनको लिखने के पहले दो प्रॉब्लम्स करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस पे एक एक न्यूमेरिकल कर लेते, एक एक प्रॉब्लम कर लेते, उसके बाद इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, ये एक सिलिंड्रिकल रीजन है जिसका क्रॉस सेक्शन हम दिखा रहे हैं। दिस इज अ सिलिंड्रिकल रीजन whose cross section is circular and of radius capital R। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ वैरी कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब किसी मोमेंट पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कैपिटल बी, लेकिन टाइम के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ? B इज इक्वल टू 6t, where t is time in second and B is in Tesla। Find electric field at distance small r from the center इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? बेसिकली इस प्रॉब्लम को देखें तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम क्या कहते हैं भाई? इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू माइनस d∅dt, जहां पे फाई मैग्नेटिक फील्ड है, माइनस साइन केवल ये शो कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो या इंड्यूस्ड करंट होगा वो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। उस माइनस साइन को हम छोड़ देते हैं। अब इंड्यूस्ड EMF इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E.dl इज इक्वल टू, जैसा हमने पहले कहा माइनस साइन छोड़ देते हैं, d∅b/dt ये होगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझें, अप्लाई कैसे किया जाए। तो पहले हम निकालते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको निकालना है। तो पहला केस हम लेते हैं, स्मॉल r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R। यानी ये जो सिलिंड्रिकल रीजन है जिसका क्रॉस सेक्शन दिखाया उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, अगर 0 होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अदरवाइज कुछ होगा तो हमको मिलेगा। तो स्मॉल r डिस्टेंस ये ले लेते हैं, स्मॉल r। अब
स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप ले लें। इस लूप पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा, क्योंकि बाई सिमेट्री यहां से डिस्टेंस हर पॉइंट का सेम है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो अगर यहाँ पे एक कॉपर वायर होता, कैसे जानेंगे वो हम बता रहे, ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पे एक कॉपर वायर होता तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट होता, और वो इंड्यूस्ड करंट क्या करता? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता। तो यहां पे हम देखें मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया नहीं आपको, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया था याद नहीं आ रहा है, लेकिन बी स्क्वायर को हम ले लेते 2t, जो भी दिया हो बी स्क्वायर को हम मान लेते 2t है, ये है। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड होगा, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भेजेगा, और इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भेजेगा, अंदर की ओर भेजेगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज। अब यहां पे कॉपर वायर है, इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसके ऊपर फोर्स लगा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी वो मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ऐसे टेंजेंशियल यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, यहां पे ये डायरेक्शन, यहां पे ये डायरेक्शन, और डीएल भी यही होगा। तो ई डॉट डीएल, ये पूरा जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया ई डीएल कॉस जीरो, कहां से कहां तक में? 0 to 2 पाई आर, 0 to 2 पाई आर इज इक्वल टू डी बाई डी, डीबी बाई डी टी। सो डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ए इंटू बी, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो ए इंटू बी, और फ्लक्स तो केवल इसी रीजन में होगा। इस पूरे रीजन, देखो हम जो लॉ लगा रहे हैं इस डॉटेड वाले लूप पे लगा रहे हैं, लेकिन जब फ्लक्स निकालेंगे तो इस वाले रीजन में फ्लक्स है ही नहीं, फ्लक्स जो भी है इस रीजन में है। तो वो फ्लक्स कितना होगा? ए इंटू बी, ए बाहर की ओर, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू बी, और बी कितना? 2t, सो 2t। ये हो जाएगा e इंटू 2 पाई आर, e इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, यहां पे 2 कांस्टेंट, पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट, dt बाई dt 1, सो 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाए 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। सो E इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कैपिटल आर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा क्लॉकवाइज। अब अंदर के लिए देखते हैं हम। तो अंदर के लिए जब हम देखेंगे, फॉर्मूला तो यही लगना है, स्मॉल आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल आर। सो अब यहां पे जो अंदर की ओर ये पॉइंट हम ले ले, इस पॉइंट पे मान लो हमको फील्ड निकालना है, ये स्मॉल आर रेडियस है। तो स्मॉल आर रेडियस का हम सर्कुलर लूप कंसीडर करेंगे।
अगेन इसके किसी पॉइंट पे, जैसे इसी पॉइंट पे हमको देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल क्लॉकवाइज होगा, जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे वही लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आउटवर्ड बढ़ रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा भाई, आउटवर्ड फ्लक्स न बढ़े, यानी इनवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। इनवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अब इंड्यूस्ड करंट होगा कैसे, अगर ये कॉपर वायर है, इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होना चाहिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। बाकी ये इसी स्मॉल आर रेडियस ये है, लेस देन और इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ पे ये यही फार्मूला हम अप्लाई करें। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, क्योंकि अब तो फ्लक्स इसी रीजन में हम निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू बी कितना हो गया 2t। सो ये हो गया E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू ये 2 पाई आर स्क्वायर dt बाई dt 1 हो गया, तो 2 पाई आर कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे E इज इक्वल टू आ गया स्मॉल आर। यानी इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो सर्कुलर लूप्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स और डायरेक्शन क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर की ओर निकलेंगे इंक्रीज करेगा। इस ग्राफ को हम अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहां पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये स्मॉल आर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें तो 0 से कैपिटल आर तक जो है वो यूनिफॉर्म है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कांस्टेंट, जैसे t इक्वल टू 0 सेकेंड पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 0, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, t इक्वल टू 3 सेकेंड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला। यानी ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो किसी टाइम के लिए ड्रॉ करना होगा। ये मान लो कैपिटल आर डिस्टेंस है, तो ये इस तरीके से होगा और फिर इसके बाहर 0 हो जाएगा। लेकिन और ये टाइम पे डिपेंड करेगा, किसी टाइम के ऊपर हमको ड्रॉ करना है। लेकिन ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ये टाइम डिपेंडेंट नहीं आया। हाँ, यही पावर 1 के अलावा कुछ भी कर दोगे तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा। इस वाले केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है। लेकिन फील्ड क्या होगा, सेंटर से लेके कैपिटल आर तक ये फील्ड टाइम स्मॉल आर के साथ इंक्रीज करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। ये हो गया, और ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ये टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरा प्रॉब्लम करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हम आएंगे सोर्सेज ऑफ ईएम वेव पे। दूसरे क्वेश्चन के लिए एकदम ऐसे ही सिलिंड्रिकल रीजन लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन हम दिखा रहे हैं, यानी प्रॉब्लम एकदम यही है। बस इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में क्या होगा ये हमको निकालना है। सो प्रॉब्लम नंबर 2, कैपिटल आर रेडियस का एक सिलिंड्रिकल रीजन है इनफाइनाइट लेंथ का, जिसका हम क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं। कैपिटल आर रेडियस का, इसमें टाइम डिपेंडेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या भाई, टाइम डिपेंडेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट यानी बाहर की ओर कैपिटल ई, एंड कैपिटल ई
इज इक्वल टू 2t, जहां पे t सेकेंड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में है। ये रेडियस कैपिटल आर है। अब क्वेश्चन यह है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r from the center। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ लगाएंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पे हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हम पॉइंट बाहर ले लेते हैं। ये कोई पॉइंट बाहर है स्मॉल r डिस्टेंस पे। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये निकालेंगे, फिर अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस लूप के ऊपर आर हम क्या करें, स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लें और इस लूप के ऊपर एम्पियर मैक्सवेल लॉ अप्लाई करें। तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ है क्या, पहले हम लिख देते हैं। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप, यहां पे दिखा है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट तो है नहीं, तो कंडक्शन करंट 0 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, म्यू नॉट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये होगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का करंट का डायरेक्शन हमने कल डिस्कस किया था। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा और है किधर, बाहर की ओर है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट बाहर की ओर होगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट बाहर की ओर होगा तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। इसको बी नाम दे दे और डीएल एलिमेंट यहां पे ले ले। अब बी का मैग्नीट्यूड हर जगह कांस्टेंट होगा, टेंजेंशियल भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो इसका इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा b इंटू 2πr। डिटेल आप समझ रहे हैं इसलिए पूरा डिटेल हम डिस्कस नहीं कर रहे। b इंटू 2πr cos 0 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब d बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E इंटू ए। तो E तो केवल इसी रीजन में है, तो एरिया भी इसी का लेना होगा। इधर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स होगा नहीं। तो A हो गया पाई आर स्क्वायर और उसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 2t। सो अब ये कितना आ गया, b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr स्क्वायर, dt बाई dt 1 हो गया। सो 2π कैंसिल आउट हो गया। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाई r।
यानी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर रीजन में हम जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी, ये उसका सेंटर होगा और डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी हमको यहां से मान लो यहां पे देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और इसी पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यानी इससे 90 डिग्री पे चले आएंगे। यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड ये होगा। ये तो हो गया बाहर के लिए। अब अंदर के लिए अगर हमको निकालना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अंदर की ओर निकालने के लिए हमको यही एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ अंदर लगाना होगा। तो अंदर हम लगाएंगे तो ये स्मॉल आर डिस्टेंस ले लें, इस पे हमको लगाना, ये ऐसे लूप कंसीडर कर लिया। अब इसके ऊपर रूल वही भाई, बी टेंजेंशियल होगा इधर होगा, डीएल एलिमेंट इधर ही होगा। तो ये जो चीज है बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अब हमको एरिया इसका लेना होगा, इसके अंदर कितना फ्लक्स है। तो एरिया हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2t। सो B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr स्क्वायर, dt बाई dt 1 हो गया, 2πr कैंसिल आउट हो गया। सो B इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट r। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल r लेस देन कैपिटल R के लिए। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, स्मॉल r और कैपिटल B, अंदर लीनियरली वेरी करना, सेंटर पे 0 होगा और बाहर फिर डिक्रीज करेगा, ये कैपिटल R। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे टाइम के साथ कांस्टेंट है। हाँ, अलग अलग पॉइंट पे लोगे तो अलग अलग होगा। सेंटर से बाहर की ओर निकलेंगे तो फील्ड इंक्रीज करेगा सरफेस पे मैक्सिमम, और उसके बाद फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। वो हमने पिछला जो डेरिवेशन किया था उसमें आपने देखा होगा रिजल्ट। तो ये हो गया। तो अब यहां से ये जो दो प्रॉब्लम किया, इससे हमने क्या सीखा भाई कि वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ ईएम वेव। तो सोर्स ऑफ ईएम वेव को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको डिस्कस करें, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट है, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विच डू नॉट वेरी विद टाइम। यानी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहा है। दूसरा पॉइंट, कांस्टेंट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड विच डू नॉट वेरी विद टाइम। यानी किसी भी कंडक्टर में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, यानी करंट का टाइम के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा एलिमेंट केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो ये केवल कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये केवल कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। थर्ड पॉइंट, transient current produces a time varying magnetic field as नहीं बेटा and इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, and it also produces electric field। ट्रांजिएंट करंट यानी जो करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, उसमें वेरिएशन यानी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होना चाहिए। या तो ट्रांजिएंट करंट केवल इंक्रीज कर रहा है या तो केवल डिक्रीज कर रहा है, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा उसका, तो जो ऐसा करंट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करेगा, क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब आई ट्रांजिएंट करंट है तो आई चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगा तो अभी हमने ये जो प्रॉब्लम की है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी हम किसी चार्ज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर वो हमारे रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्रोड्यूसेस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा और दोनों टाइम के साथ वेरी करेगा। इसको हम दिखा देते हैं, जैसे सपोज करो ये कोई चार्ज है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन पे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी यानी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। अब कोई भी एक पॉइंट चूज कर ले, स्पेस में कहीं पे भी पॉइंट ले लो, ये हमने पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ से निकाल सकते हो। ये स्मॉल आर का वैल्यू है और जैसे जैसे ये मूव करेगा स्मॉल आर चेंज करेगा, स्मॉल आर चेंज करेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज करेगा। अभी इस मोमेंट पे देखो डायरेक्शन इधर होगा, जब ये यहाँ आएगा डायरेक्शन इधर होगा, जब चार्ज इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहीं इधर होगा। तो ये क्या कर रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और ये मूव कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। पॉइंट चार्ज कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ये ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए, उसमें भी एक्सप्रेशन में देखोगे तो स्मॉल आर इन्वॉल्व होगा और इसलिए क्योंकि स्मॉल आर चेंज करा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों प्रोड्यूस करेगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच मे और मे नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कोई चार्ज मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, ये तो 100% कंफर्म है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी सकता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर चार्ज इन मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। हाँ, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगा लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। लेकिन अगर यही कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। और वही लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, तो एक्सेलरेटेड चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज हम ले लें तो वो क्या होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। और 10 AC करंट एंड ऑसिलेटिंग चार्ज आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसमें चार्जेस क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और ऑसिलेटिंग चार्ज ले लें तो वो भी एक्सेलरेटेड चार्ज है। तो इस दोनों केस में चूंकि एक्सेलरेटेड चार्ज है और एक्सेलरेटेड चार्ज ही सोर्स है ईएम वेव का, इसलिए
एक्सेलरेटेड चार्ज ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज क्या है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए और फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को 10 सेकेंड आगे बढ़ा लीजिए और फिर आपको मिलेगा डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और किसका भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा करते बच्चों, इसको नेक्स्ट टर्म के लिए रखते हैं, क्योंकि देखो होगा क्या, ये जो लेक्चर है आगे ईएम वेव का डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, ये काफी लेंदी होगा, 1 आवर लेगा इसका प्रॉपर्टीज, तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट टर्न इसको रखते हैं और नेक्स्ट टर्न में इनके प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डू टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर स्टडीज। sayonara, Godspeed and bon voyage.